को नहीं मनाते हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती इसके पीछे है। संविधान जो है ये एक विधान है, देखो, ये सबको समान अधिकार दे रहा है, सबको स्वतंत्र कर रहा है। आपको खाने की, पीने की, रहने की, सोने की और पढ़ने की भी आजादी इसी संविधान के द्वारा दी गई है। क्या हर देश में यही चीज है? कहीं पर काले को गोरे के साथ भेदभाव से नीचे रखा जाता है, जात पातों में बटे होते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा हर जगह, हर देश में। आपको हर तरह की स्वतंत्रता, आपके धर्म को लेकर के, आपके ज्ञान को लेकर के, आपकी गरिमा तक को लेकर के भी यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता ये है जानने के लिए कि संविधान किसी देश के लिए क्यों जरूरत है। सबसे पहले, जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी का तब तक अस्तित्व नहीं रहता जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत ना हो जाए। मतलब कंपनी तब तक लीगल एंटिटी नहीं कहलाती। समझते हो लीगल एंटिटी क्या होती है? मतलब उसका अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस, तब तक नहीं है जब तक कि उसके विधान की कोई चर्चा लिखित रूप में नहीं हो। बात समझ में आ रही है आपको? किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश किस नाम से जाना जाता है? किसी को कैसे पता चलेगा कि वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो किस नाम से जाने जाएंगे? किसको कैसे पता चलेगा कि वहां के जो लोग हैं, जो नागरिक, जिनको जिस नाम से जाना जाएगा, उनको क्या क्या अधिकार मिलेंगे? खाने का, पहनने का, सोने का, रहने का, काम करने का, इस सब सब चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? अच्छा, इतना ही काम करना है क्या संविधान का कि खाना पीने के ये सारे नियम आपको नियमित रूप से इसने बताए हैं? क्या इतना ही काम है इसका, संविधान का आपके? क्या जरूरत है आज हमें संविधान की? सबसे पहले चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने जब भी संविधान पढ़ाता हूं तो मैं एक चीज आपको हमेशा बताता हूं कि एक कहानी के रूप में मैंने हमेशा बताया है कि सपोज करो एक राजा है और उसकी प्रजा है, और वो राजा जो है और जो उसकी प्रजा है, प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पास सारा कुछ ऐशो आराम है, सब चीजें हैं, एक व्यक्ति है, वो एक तरीके का राजा है अपने आप में, क्योंकि उसके पास सारा का सारा ऐश्वर्य है और बहुत ऐश्वर्यवान है वो व्यक्ति। ठीक है? और एक उसकी प्रजा है। अब उस व्यक्ति ने, राजा ने, अपनी प्रजा के दुखों को निवारण करने के लिए, उन दुखों को खत्म करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए उसने सोचा कि मैं अपनी प्रजा के लिए क्या कर दूं? मैं अपनी प्रजा को अपना महल दे देता हूं जो मेरे पास रखा है। मैं अपनी प्रजा के लिए सारी सुख सुविधाएं जो उनको चाहिए, वो सारी समानताएं, सारी कुछ चीजों की व्यवस्था कर देता हूं जो उनको चाहिए। ध्यान से सुनना ये सारी बातें। उन्होंने क्या किया कि राजा काफी दयावान था, दयालु था, उसने क्या करा, अपनी प्रजा के लिए वो सारी व्यवस्थाएं कर दी। ध्यान रखना, ये राजा है और इसकी ये प्रजा है। ठीक है? ये प्रजा है, ये लोग हैं यहाँ पर, और लोगों की संख्या काफी है। ठीक है? अब राजा ने क्या किया, उस महल को इन लोगों को दे दिया, और इनको घर बना करके सारी सुख सुविधाएं जो अपने पास थी वो इनको भी देने का कार्य किया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वो सारी चीजें जो महल दिया वो सारे अस्त व्यस्त कर दी। सारे अधिकार दिए, समान अधिकार दिया, कह रहा है कि जैसा मैं रह रहा हूं वैसी मेरी प्रजा भी रहनी चाहिए, सारा सुख सारा सम्मान दिया। लेकिन फिर भी कुछ भूल तो हो गई, इनको सब कुछ देने के बावजूद भी ये प्रजा दुखी थी, सुखी नहीं थी। और इन्होंने, इनको देख करके सबसे ज्यादा जो दुख था वो किसको था?
क्योंकि इनको जो मकान महल रहने के लिए दिए, खाने पीने के लिए दिए, वो इन्होंने सारे के सारे, इनके अंदर क्या था, लूटपाट करना चालू कर दिया। जैसे उसके पास कोई चीज देखी तो उसको उठा लिया, उसके पास देखी, नलों को तोड़ रहे हैं, घर को तोड़ दिया, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। उन्होंने सारा सिस्टम जो है महल का अस्त व्यस्त कर दिया, छिन्न भिन्न हो गया सारा कुछ। एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। राजा देख करके तो बड़ा दुखी हुआ, कह रहा यार ये क्या हो गया, मैंने तो क्या करके दिया और इन्होंने क्या कर दिया। अब बताओ, यहां पर जो राजा था, जिसके पास इतना सारा ऐश्वर्य था, ऐश्वर्यवान व्यक्ति जो दयावान है, उसने इनके लिए सारी व्यवस्थाएं करके दी, लेकिन हुआ क्या, राजा ने कहा कि मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। बात समझ में आ रही मेरी? तो यहां पर अब राजा जो है, क्या ऐसे लोगों को दंड दे सकता है? बताइए, क्या राजा दंड देने का अधिकारी होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसने देखा कि यार ऐसी ऐसी, इसने पूरा महल तोड़ दिया, सारी कुछ चीजों को उजाड़ दिया, ये तो राजा के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। बताओ, संविधान की सारी बातें जो आपको मिली हुई हैं, सारी बातें यहां पर हैं, जो मैं बता रहा था आपको। तो अब इनको सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी क्या राजा इनको दंड देने का अधिकारी है या नहीं, ये बताइए। बूटा सिंह जी, क्या आंसर होगा इसका? अगर है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं? आप कह रहे थे कि इकोनॉमी की जरूरत है, इकोनॉमी ध्वस्त कर दी उन्होंने सारी। दिशा जी, क्या जरूरत है, क्या राजा दंड दे सकता है या नहीं दे सकता? जल्दी बताइए। सर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कोई लॉ नहीं है ऐसा। क्योंकि कोई लॉ नहीं बना हुआ, कोई कानून उनके लिए। राजा ने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन उनके लिए कोई कानून बना करके नहीं दिया, तो वो दंड कैसे देगा? क्यों? क्योंकि इसके अधिक, इसके पास जो चीज थी उसने अपने अनुसार दे तो दी इन सब लोगों के लिए। समझ में आ रही बात? सारी चीजें उसके लिए, सारी व्यवस्थाएं कर तो दी, लेकिन फिर भी वो दंड देने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि कोई नियम कायदे कानून, ये तो अनपढ़ थे, इनको क्या पता कि कैसे बनते हैं, क्या रहते, कैसे रहते हैं महल में। अभी तक तो यही रहता रह रहा था ना, एकदम से इनको सब चीज दे दी, तो इनको क्या पता कैसे नल खुलता है। ये तो नल को तोड़ा, कहीं से कहीं ना कहीं से तो पानी निकलेगा, गेट गेट में से कैसे घुसते इनको नहीं पता। तो फिर इनके लिए कोई नियम कायदे कानून जब थे ही नहीं, तो ये काम कैसे करते? बात समझ में आ रही मेरी? इसीलिए ही एक संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो सृष्टि का भगवान कौन, जिसको आप पूछते हो, उसने भी इस सृष्टि को बनाने से पहले कुछ ना कुछ संविधान विधान दिया होगा कि नहीं दिया होगा? सोचो, दिया है क्या कुछ ऐसा उसको बनाने से पहले? क्योंकि देखो, ये भगवान हमारा राजा है, और हम उसकी क्या है। अब हम यहाँ पर कोई भी नुकसान करेंगे, कोई भी दिक्कत, हमें इस सृष्टि को तोड़ेंगे, नष्ट करेंगे, इसको कोई भी नुकसान क्षति पहुंचाएंगे, तो क्या हमको भी वो भगवान दंड देने का अधिकारी होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना है ये बात। अच्छा, एक और नियम मैं आईपीसी के तहत सुना समझा देता हूं, क्योंकि लॉ के अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जैसे सपोज करो, आपने की चोरी, लेकिन आप मुझसे आकर के ये कहती हो कि मुझे तो पता ही नहीं चोरी की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, मैंने बड़ी पढ़ी है चोरी का क्या कहाँ लिखी हुई है, तो क्या आपको सजा नहीं मिलेगी उसके लिए? सजा तो, लेकिन उसका प्रावधान कानून में होगा तभी तो मिलेगी। समझ में आ रही मेरी बात? यही सिस्टमेटिक नियम जो है आपके सृष्टि के ऊपर भी लागू होता है,
यही आपके भारत के ऊपर भी लागू होता है, दुनिया की हर जगह लागू होता है। जो भी छोटी से छोटी वस्तु आप खरीदते हो, जो बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदते हो, उनके ऊपर भी यही नियम लागू। जैसे जब घड़ी बनी होगी पहली बार, तो घड़ी को बनाने वाले ने भी उसके कुछ नियम बनाए होंगे कि कैसे वो घड़ी चलती होगी। जैसे कि मोबाइल के साथ क्या आती है, हमेशा जब नया मोबाइल लॉन्च होके आता है, तो आप तो अभी फिलहाल तो बटन से यूं यूं कर कर करके कर लेते हो वो सारा काम। आप पे नहीं भी आता होगा फिर भी कर लेते हो। लेकिन कभी कभी वो खराब भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके। तो वो आपको गारंटी देगा उस चीज के लिए? नहीं देगा। लेकिन उसके नियमों के अनुसार वो सारी व्यवस्थाएं आपको क्या करनी होंगी, करनी ही पड़ेंगी। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं आपसे? तो घड़ी वाले ने घड़ी की बुकलेट बनानी पड़ेगी, देता है ना वो पूरी नियम। ऐसे ही मोबाइल वाला भी मोबाइल के लिए एक बुकलेट बना करके देता है आपको। समझ में आ रही बात? और ऐसे ही जब आप कोई और सामान खरीदते हो, किसी भी तरीके का खरीदो, उसके साथ भी, टीवी खरीदोगे तो टीवी के साथ, फ्रिज खरीदोगे तो फ्रिज के साथ, जो भी चीज का निर्माण हुआ है उसका बनाने वाला भी है। और उसका जब उसने बनाया है तो उसकी कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून तो जरूर होंगे ही। ऐसा ही संविधान है। विधा बिना विधान के तो ना राजा काम करेगा, बिना विधान के उसकी प्रजा भी काम नहीं करेगी। क्या अगर किसको हम पब्लिक सर्वेंट कहें, कौन सी पुलिस हो, कौन सी पार्लियामेंट हो, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो क्या काम कौन कर पाएगा? ऐसे अस्त व्यस्त है ना सब कुछ। इसका मतलब हर सोसाइटी को, हर जीवित प्राणी को, उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाने आवश्यक होते हैं। जैसे सृष्टि को बनाने का, सृष्टि को जब बनाया गया तो उसके निर्माण के पहले भी कोई बुकलेट लाई गई होगी। तो क्या है वो बुकलेट, पता है क्या कुछ? इस सृष्टि का भी तो निर्माण हुआ है ना, और नियम तो मैंने सब पे फॉलो कर दिए एक जैसे। तो उसके लिए भी तो कोई बुकलेट आई होगी। सबसे पहले एक ही बुकलेट आई थी इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ था, वो आए थे आपके वेद। उनको ही सनातन कहा जाता है, वही आपको संस्कृति सिखाती है। उन्हीं में पता चलता है कि कैसे लोगों को रहना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, रहना देखना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं उसके द्वारा ही, जीवन पद्धति को वेद ही सिखाते हैं, जो सृष्टि के आदि से चली आ रही चीजें हैं, जिनको आज आप कस्टम के नाम से जान रहे हो। बात समझ में आ रही मेरी? तो वेद थे उस टाइम पर। लेकिन हमारे भारत तो बहुत पहले से है। तो क्या भारत के बनने से पहले का भी कोई संविधान नहीं थे? तो उससे पहले चलती थी यहां पर मनुस्मृति। वो भी तो एक संविधान था ना। तो उससे पहले मनुस्मृति चलती थी, और मनुस्मृति के बाद चार्टर्स आ गए, आपने देखा हो उस टाइम पे और चीजें चलने लग गई थी, नियम कायदे। हमारे पास तो उपनिषद और भी दुनिया भर के शास्त्र थे, उनको अपनाया गया। फिर हमारे पास जब हम आज के टाइम पर जब स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र कब हुए हम? 15 अगस्त को 1900 1947 में। तो 47 में जब हम आजाद हो गए, तो हमें टाइम बहुत लगा, क्योंकि हम अभी आजाद होके ही आए हैं। तो हमारे अभी तक तो नियम कायदे कानून किसके चल रहे थे हमारे ऊपर? किसी ब्रिटिश सरकार के, किसी और गवर्नमेंट के, किसी और व्यक्ति के। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमें अपने लिए भी क्या बनाने पड़ेंगे? उसके लिए कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी, हमारे लोगों को शासन देने के लिए। उनको वो सारे अधिकार मिले जो किसी और व्यक्ति को वो सारे अधिकार मिलते होंगे। तो वही चीज के लिए 15 अगस्त में जैसे ही आजाद हुए, लेकिन हमारे पास अभी तक संविधान नहीं था। उसे बनने में हमें काफी समय लगा। कितने महीने के लगे, कितने साल लगे बताओ? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18, इतना टाइम पीरियड हमें लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है आपको, इस संविधान को बनाने में कितने, हमें तो जोर आता है इसे पढ़ने में, लेकिन जिसने बनाया है उसने हजारों संविधान पढ़े थे। जितने भी देश हैं उनके सारे संविधान, उनके सारे कंसेप्ट की किस आधार पर वो बनाए गए हैं,
और उन्होंने उस तरीके से उसे बनाया है कि आज भी 75 साल हो गए, 75 वह महोत्सव बना रहे हैं ना, अमृत महोत्सव। तो आज भी वही चीजें हमारे ऊपर इसी तरीके से लागू हैं, उसमें अमेंडमेंट छोटे मोटे करते रहते हैं हम। तो सोचो वो कौन व्यक्ति होगा जिसने इतने सारे संविधान पढ़ पढ़ करके हमें दे दिए। तो आपने सुना होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक एडवाइजर नाम से जाना जाता है, बीएन राव। ये बीएन राव नामक जो व्यक्ति हैं वो बहुत खतरनाक लेवल के व्यक्ति थे, इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जिन्होंने जितने भी देश उस टाइम पर क्या हो गए थे, मतलब जो इस ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, कॉलोनियल सिस्टम के अंदर थे, वो जो भी लोग स्वतंत्र हुए थे उन सब के कानूनों को उन्होंने पढ़ा, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए थे, उनके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं थी उस टाइम पर, उन्हें अपने आप को कैसे प्रोग्रेसिव बनाया, तो उन्होंने हर एक संविधान को पढ़ा। किसने पढ़ा वो सारा कुछ? बीएन राव नाम की व्यक्ति ने पढ़ा। अब तुम सोचो, तुम तो एक संविधान में घबरा जाते हो, उसने क्या क्या नहीं पढ़ा होगा उस टाइम पे। और जो जो उसे अच्छी चीजें निकल मिलती थी उन सबको, क्योंकि हमें हमारे यहाँ पर एक तो था नहीं व्यक्ता, एक एक व्यक्ति तो था नहीं, हम तो जातों में बटे हुए, धर्मों में बटे हुए, क्या क्या नहीं है हमारे। हर हर जगह, हर 2 किलोमीटर में हमारा पानी बदल जाता है, और पानी के हिसाब से हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। और जात भी जाने कितनी है, लैंग्वेज भी जाने कितनी है, कितनी भाषाएं बोली जाती है हमारे यहाँ पे। तो इसने वो सारी व्यवस्थाओं को देखा, और आज इसने वो सारी व्यवस्थाओं को देख देख करके एक एक चीज किसको भेजी? ड्राफ्टिंग कमिटी को। और ड्राफ्टिंग कमिटी कहां भेजती थी उसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कितना लंबा प्रोसेस रहा होगा कि इस व्यक्ति ने वो हर एक उपलब्धि बनाई लोगों के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तब जाकर के हमारे लिए एक राष्ट्र को निर्माण करने के लिए इन नियमों का पालन किया गया, जिससे आज आज भी लोग गवर्न हो रहे हैं, कि यहां पर बोल करके मैं खड़ा होकर के वो सारी बातें आपको बता पा रहा हूं, और आप वहां बैठ करके वो बातें सुन पा रहे हो। उसका निर्माण करने वाले व्यक्ति ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही है, जिसने हमें ये अधिकार दिए। और आप घर में बैठ करके केवल सुन रहे हो बैठ के। जो आपको पर्व मनाने चाहिए आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि टीवी पे देख लिया, 15 अगस्त बन गई, हो गया काम, 26 जनवरी बन गई, हो गया काम, चलो आगे की तैयारी चालू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको ये जो आजादी मिली है वो ऐसे ही मिल गई है, लेकिन जो आपके पूर्वजों ने किया है उसका आभास आपको है ही नहीं, कि उन्होंने अपनी जान दे दी थी इस आजादी को पाने के। तो ये संविधान आपको हर एक चीज, जितने भी समान अधिकार, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको लीगल एड भी दी जाती है। मिलती कि नहीं मिलती? समान अधिकार, गरिमा का ध्यान रखना, हर तरीके की प्राइवेसी। जैसे मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान आपके लिए इसेंशियल है, तो उनकी सबसे पहली जरूरतों को पूरा करना। आपको बिजनेस देना, पहले तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं था पढ़ने का। तो बताओ, वो तो घर में चूल्हा चौका और उसी में लगे रहते थे पूरे टाइम, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। लेकिन आज के दौर में आपके संविधान में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि ना तो महिला में कोई भेद, महिला का और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एज, जेंडर, सेक्स, रेस, कास्ट। पढ़ते हो ना ये सारी चीजें? कहां से आई है आपके पास? कुछ नियम कायदे कानूनी तो बनाए थे उन्होंने। तो इसलिए किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है। उन मूलभूत इकाइयों के आधार पर ही आपके चरित्र का, आपके जीवन का निर्माण होता है। आप उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हो। लेकिन अभी तक हमें इस चीज का आभास, जैसे कि हमारी जीवन पद्धति देखो, ये तो भौतिकवाद के बारे में सिखाता है आपको, लेकिन एक अध्यात्मवाद भी होता है। उसके लिए हमारे लिए पूरी व्यवस्था जो है ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है, कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ये तो नहीं सिखाता ना आपको ये सारी चीजें? वो कौन सिखाता है?
वो हमारे ग्रंथ सिखाते हैं हमें, हमारे अध्यात्म के बारे में, कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये सारी बातों की भी व्यवस्था है। कि और हमें जाना कहाँ है, ये हम किस परमानेंट रहने के लिए यहीं आए हैं, या हम टेम्पररी जीवन है हमारा यहाँ पर रहने का भी, ये सारी व्यवस्था भी कहाँ की गई है, इसी सृष्टि में कुछ नियम इसके भी बनाए गए हैं, जो वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए दिए हैं। वो उस टाइम के ऋषि मुनि हमारे लिए कौन है, रिसर्चर हैं, जिनको हम जरा भी ध्यान नहीं देते। केवल हमारा ध्यान किस पर है, आरजेस बनने पर। हमें अपने लोगों को गरिमा, हमें खुद को तो क्या चाहिए, हर तरीके की गरिमा चाहिए। हमारे ऊपर कोई, हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगा दे किसी बात का, हमारी कोई इज्जत ना उतार दे, या कुछ हमसे ऐसा कुछ नहीं कह दे। लेकिन क्या तो आपने अपने पूर्वजों की इज्जत रखी क्या, आपने उनके लिए कुछ किया क्या? बस हमारे यहाँ पर क्या चलता है, अब मुझे अपने लिए करना है। आपने अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए किया क्या कुछ? केवल हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आगे की भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, और मेरे पास ये हो जाए। बस अब दुनिया क्या है, अपने आप से ही दुखी है और लोगों के सुख से दुखी है। पहले की व्यवस्था में आपके बड़े बूढ़े होंगे, या आपके जो माता पिता, आपके दादा दादी, और दो तीन पीढ़ियों को देखोगे, तो आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, जब दूसरे के दुख होते थे तो सबसे पहले उनको बदलने में, अपना भूमिका निभाने में योगदान देते थे। वो अपनी भूमिका का उनका बड़ा महत्व था, कि किसी के घर में, अगर पड़ोसी के घर में भी दुख देखा, तो सबसे पहले वो उसके घर में सुख कैसे आए, उसका घर का चूल्हा कैसे जले, उसकी व्यवस्था करने की बात होती थी। क्या आज हमारे यहाँ पर है ऐसा कुछ? अरे यार, मेरा दोस्त तो आरजेएस बन गया, मैं तो यहीं रह गया। अरे, वो दोस्त आरजेएस बन गया तो तुमने कौन सा उखाड़ लेना आरजेएस बन के? समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा नहीं कह रहा कि उनका कोई योगदान नहीं है, उनका भी योगदान है, आपका भी योगदान है। लेकिन उस योगदान को हम किस तरीके से निभा पाते हैं, और उसे किस ऊंचाइयों तक हम ले जा सकते हैं, क्या हमने उसके बारे में कभी सोचा है? पहले के जो लोग थे ना, वो 10-10 साल पहले का सोच के रखते थे। क्या आज हम सोच पा रहे हैं वो सारी चीजें? हमें तो एक एक दिन का भी नहीं पता कि आगे कौन सा खाना खाना है, हमें भूल जाते हैं दूसरे दिन ही। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपनी चीजों को समझिए, अपने पूर्वजों के, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5 लोगों के नाम बताओ, तो आपको 5 लोगों के भी नाम नहीं पता होंगे। तो कि किसने हमें आजादी दिलवाई, किसने क्या किया। तो अपने जो पूर्वजों को भूल जाता है, जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, तो चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी संस्कृति खो दी, तो उसका देश उसका नहीं रहता। वो खुद अपने मन का गुलाम है, और लोगों का गुलाम बनने में उसे ज्यादा दिन। आज हमने जब जब से अपनी संस्कृति खोई है, तो हम किसके गुलाम हो गए बताओ? पश्चिम के देश हमें चलाते हैं, पता है आपको ये बात? हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जिन चीजों को सुन रहे हैं, जिन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को खो दिया है, तो वो तो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। और इस तरीके से धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, देश तो आजाद हो गया है, लेकिन हम क्या बनते जा रहे हैं, दिन पे दिन गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो हम केवल एक ही नजरिए से सोच रहे हैं, कि हमें आगे बढ़ के कोई पद मिल जाए, और पद पे बैठ के अच्छे से दाम कमा ले, पैसे कमा ले, और हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारी जिंदगी तो कट जाएगी, और आने वाले बच्चे भी हमारे सुख से जी पाएंगे। इसके आगे क्या? बहुत सारे लोगों को मैं आपको दिखा सकता हूं, जो पार्क में बैठ के, जो रिटायर्ड जज हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं, पार्क में बैठ करके वो बस रोना रोते हैं, कि हमने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया ये काम करके। बड़े बड़े बंगले वाले भी पार्क में बैठ करके 4-5 लोगों के ग्रुप बना करके, और वो एक दूसरे से अपने दुख रोते रहते हैं, कि यार मेरी तो जिंदगी ऐसी निकल गई, मेरे तो घर में ये कलेश हो गया, मेरे घर में तो वो हो गया, पैसा तो सब कुछ है मेरे पास,
सब तरीके की पावर है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी सुकून में, कभी भी किसी की जिंदगी सुकून में तब तक नहीं रह सकती जब तक कि आपके कर्म आपके साथ नहीं है। अभी जो आपको सुकून मिल रहा है, जो चीजें मिल रही हैं, वो आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपने अब तक तो काट लिए, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, तो वही रिटायर वाले जो जजेस बैठे हैं ना आपके पार्क में, उन्हीं जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए अपने कर्मों को भी संचित कीजिए, और साथ ही साथ अपने आगे के भविष्यों की योजनाएं भी बनाइए, जिससे आपकी समाज, आपकी संस्कृति और आपको भी बल मिल सके। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये तो हुई आपके संविधान की बात, की आपकी जरूरत क्यों होती है। वैसे ये इंटरव्यूज के सवाल होते हैं जनरली, इस तरीके के सवाल आपके सामने पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आज रिपब्लिक डे है, तो मैंने काफी कुछ ज्यादा ही लेक्चर ले लिया है। आपको अब मैं एक बहुत अच्छा गीत सुनाता हूँ। मेरी आवाज बुलंद है। चलिए। केसरी मूवी आपने देखी हुई है सभी ने। केसरी मूवी का ये गाना है, तेरी मिट्टी। करें स्टार्ट। सुनिए। हम्म, तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। हाँ, तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी, महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो 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 सरसों से भरे खलियान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। हाँ, सरसों से भरे खलियान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा खेल निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ ओ हीर मेरी, ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पर, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो वो थैंक यू।